दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आशा है कि कल आपने दिल्ली विधानसभा में जो एक कहानी सुनाई गई थी उसको ध्यान से सुना होगा। उसमें एक राजा की कहानी थी और उसमें एक मुख्यमंत्री की कहानी थी। आज आपको और हमको ये सोचना है कि इस देश को कैसा राजा चाहिए या कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। वो सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें कुछ गंभीर सवाल उठाए गए थे उस स्पीच के अंदर। सबसे पहले तो ये हमें सोचना होगा कि क्या एक अनपढ़ राजा और ईमानदार राजा जरूरी है या एक पढ़ा लिखा भ्रष्ट मुख्यमंत्री जरूरी है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं भारत के कोर्ट्स की तरफ से जो अभी तक निर्णय आए हैं उनको समराइज करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि इस समय इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोर्ट्स में हियरिंग जारी है, तो कंक्लूजन हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी बातें अभी हमारे सामने आई हैं उन पे जरूर तो हम विचार कर ही सकते हैं। जिस दिन सीबीआई इंक्वायरी थी उससे एक रात पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कुछ अपनी बातें रखने की कोशिश करी और मुझे लगता है कि वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया साहब ने 14 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए और डिस्ट्रॉय कर दिए या उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, और साथ ही रिकवरी नोटिस में ईडी और सीबीआई ने कहा 5 फोन उनको मिल गए हैं, बाकी फोनों का पता नहीं। लेकिन केजरीवाल साहब ने बाकी जो बचे हुए 9 फोन थे उसमें से 7-8 का पता लगा लिया और उनका यह कहना है कि वो बचे हुए फोन उनके कार्यकर्ताओं के पास हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि उन कार्यकर्ताओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाना चाहिए था प्रूफ दिखाने के लिए कि देखिए ये रहे वो मोबाइल फोन जिनकी बात ईडी और सीबीआई कर रही है, वो नहीं ढूंढ पाए, हम ढूंढ लिए। पहली बात। दूसरा, अगर ये बात गलत थी तो क्या मनीष सिसोदिया के वकील भारत के कोर्ट्स को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो सीबीआई और ईडी ने दिया ये गलत है? केजरीवाल साहब को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये बेसिक कॉमन सेंस की बात समझ में आ गई, लेकिन हिंदुस्तान के जजेस को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? है ना इंटरेस्टिंग। इसलिए ये जरूरी है कि केजरीवाल साहब पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन क्या वो सच बोल रहे हैं? क्योंकि जजेस इस आर्ग्यूमेंट को मानने को तैयार नहीं है अभी तक। तो पहली बात। दूसरा, केजरीवाल साहब ने एक बात और कही कि क्या मैं नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा सकता हूं कि मैंने 1000 करोड़ रुपए उनको 17 सितंबर को शाम को 7 बजे दिए थे? मैं नहीं लगा सकता, और नरेंद्र मोदी को आप इसलिए अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है ये बताने के लिए कि उन्होंने वास्तव में 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी प्राइम मिनिस्टर को। किसी पे भी कार्रवाई करने से पहले प्रूफ होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा केजरीवाल साहब। लेकिन जितने एलिगेशन वो आज तक लगाते रहे हैं प्रधानमंत्री पे, उनके सपोर्टिंग एविडेंस या डॉक्यूमेंट वो जनता के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? जबकि उनको खुद ये पता है कि बगैर प्रूफ के किसी बात में कोई दम नहीं होता है, तो वो खुद क्यों नहीं प्रूफ रख रहे हैं? और फिर साथ में उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी बातें विधानसभा के अंदर बोली हैं। तो जो बातें आपने विधानसभा के अंदर बोली हैं वो बाहर आप रिपीट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आपको बाहर बोलने से क्यों डर लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सारी बातें विधानसभा के पटल पे इसलिए बोल जाते हैं क्योंकि वहां पे आपको एज ए एमएलए एक इम्यूनिटी मिली हुई है, वहां पे आप पे मानहानि का दावा नहीं हो सकता है शायद, और आप संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, और क्योंकि वहां पे पूरे के पूरे लोग आप ही के हैं, अध्यक्ष आप ही के हैं, तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही बातें अगर आपको लगता है जो विधानसभा में आपने कही है वो ईमानदारी से सही है और आपके पास साक्ष्य हैं,
तो एक बार आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने वो एविडेंस रख क्यों नहीं देते, ताकि जब वो पब्लिक में आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा, तो अगर वो सही है तो जनता उसको मानेगी, अगर वो गलत है और आपके खिलाफ अगर मानहानि का केस होता है और आप अपने सपोर्ट में अगर उन एविडेंसेस को कोर्ट में देते हैं तो कोर्ट तो आपको निश्चित रूप से बरी कर देगा। तो फिर घबराहट किस बात की? तो आप बाहर आके क्यों नहीं बात करते हैं जनता से? अपने विधानसभा का शेल्टर या उसका कवच का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या एक ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदार मुख्यमंत्री को इस तरह घबराना शोभा देता? इस तरह छुपना, कवर लेके बात करना, क्या ये शोभा देता है? ये जनता को सोचना है। अगला सवाल उनका बहुत इंपॉर्टेंट था कि साहब बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया गया। अगर टॉर्चर किया गया तो कोर्ट में वो लोग क्यों नहीं गए? किसी ने रोका है? क्या वो ह्यूमन राइट कमीशन नहीं जा सकते? किसी ने रोका है? वो सिर्फ केजरीवाल साहब को ही क्यों बताते हैं? और वो आदमी जिनके बारे में ये कहते हैं कि एक आदमी ऐसा था जिसको वो जानते ही नहीं और उसको टॉर्चर किया गया, अगर आप उसको जानते ही नहीं तो हमदर्दी इतनी क्यों हो रही है? बाकी बहुत लोग टॉर्चर होते हैं पुलिस के हाथों, आपने तो कभी उनका जिक्र नहीं किया। तो खास आदमी का जिक्र क्यों किया गया? उससे क्या संबंध है? इस पे भी अगर केजरीवाल साहब प्रकाश डालते तो ज्यादा अच्छा होता। एक और बात उन्होंने कही कि साहब अगर रिश्वत ली थी तो पैसा कहां गया? केजरीवाल साहब, अगर आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं पता कि राजनीतिक पार्टियां पैसे का मैनेजमेंट कैसे करती हैं, कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है, तो या तो आप अज्ञानी हैं या आप इस देश की जनता को अज्ञानी समझ रहे हैं। किस इंसान के पास जिसने 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया हो वो अपने बैंक बैलेंस में रखेगा या अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा या अपने लिए कुछ ऐसे एविडेंसेस छोड़ देगा जिससे पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसकी गर्दन तक पहुंच जाएं? आप तो पढ़े लिखे हो। अनाड़ी इलिटरेट पॉलिटिशियन भी ऐसा नहीं करता है। आप तो पढ़े लिखे हो, तो क्या आप ऐसी गलती करोगे? नहीं करोगे। आप उनसे ज्यादा चतुराई से काम करोगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। इसीलिए तो सीबीआई और ईडी को टाइम लग रहा है ढूंढने में, उन सुरागों को ढूंढने में। अगर आपने हर चीज सामने रख दी होती तो टाइम क्यों लगता? अगर आपने बाकी जो अपने फेस टाइम का इस्तेमाल, बाकी चीजों का इस्तेमाल, आपने ऑफिशियल फाइलें साइन कभी नहीं करी, आप मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के कैबिनेट में सबसे पढ़े लिखे मंत्री हैं, लेकिन आपने एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा, तो आपके ज्ञान का लाभ किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिला, आपके ज्ञान का लाभ किसी स्कीम को नहीं मिला और दिल्ली को बिल्कुल ही नहीं मिला, क्योंकि आप तो किसी के मंत्री थे ही नहीं। तो आप मार्गदर्शन क्या देते? आपने तो सिर्फ मंत्रियों का ज्ञान बढ़ाया, और जिन जिन मंत्रियों का आपने ज्ञान बढ़ाया वो आज सब किसी ना किसी लीगल झंझाल में फंस चुके हैं। तो ऐसा क्या ज्ञान दे रहे थे आप? ये तो चिंता की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारी कैबिनेट में जो आपके दोस्त थे उन सब के कंधों का इस्तेमाल करके अपने हितों को साधने की कोशिश करी और किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किए, किसी जगह पे आपने जिम्मेवारी नहीं ली? क्या आपको शुरू से ये पता था कि ये षड्यंत्र करना है और इसमें राजनीतिक या आर्थिक स्वार्थ है किसी के? ऐसा क्यों किया? कम से कम ये जवाब तो आप जनता को देंगे। आपकी ईमानदारी का पक्ष तो तभी समझ में आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल बहुत है कि आप जितने एलिगेशन लगाते हैं उसके समर्थन में आप कभी कोई एविडेंस नहीं देते, और जो भी आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं वो विधानसभा में देते हैं। आपने कहा कि मोदी साहब को करप्शन से बैर नहीं है।
मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। और मोदी साहब ने जितना पैसा कमाया उन्होंने अपनी दोस्तों की कंपनियों में इन्वेस्ट किया। किसके लिए? क्या करेंगे मोदी साहब पैसे का? जैसे आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप तो वैगन आर में चलने वाले थे और वैगन आर के बगैर आपकी जिंदगी नहीं थी। आप तो 1 बेडरूम हाउस में रहने को तैयार थे, स्विमिंग पूल आपको चाहिए नहीं था, सिक्योरिटी आपको चाहिए नहीं थी, आप तो आम आदमी थे। तो फिर जब आप इतना बदल गए, आप किसके लिए बदले ये बता दीजिए। ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आपको ये सब शानो शौकत लेनी पड़ी, सिक्योरिटी लेनी पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिन दोस्तों के साथ आपने आम आदमी पार्टी बनाई उस सबको आपने अपनी पार्टी से निकाल दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या वो सारे लोग करप्ट थे या वो आपसे ज्यादा ईमानदार थे? क्या प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, बहुत सारे सवाल अभी जिनके जवाब हम लोगों को ढूंढने हैं, अभी वो सवाल बाकी हैं। समस्या अब ये हो गई है केजरीवाल साहब की कि उनके जितने भी खास लोग हैं वो सब हिरासत में। अब उनकी बेचैनी ये बढ़ रही है कि जितने दिन वो लोग हिरासत में रहेंगे उनके ऊपर उनके परिवारों के दबाव पड़ेंगे कि आप लोग सच बोलिए, तुरंत कोर्ट से हम लोग गुहार करेंगे कि आप सरकारी गवाह बन सकते हैं, आप सच्चाई बता दीजिए, सजा की मियाद कम हो जाएगी, जो भी 2, 4, 5 साल की सजा काटनी है आप काटिए, उसके बाद घर आइए, हम दोबारा से जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब पूरी दुनिया में प्रचार करते रहें, हवाई जहाज में घूमते रहें और उनके बाकी दोस्त जेलों में सड़ते रहें, ये कब तक चलेगा? आपको लगता है कि इनके दोस्त हमेशा के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे ताकि केजरीवाल साहब की ग्लोरी महात्मा गांधी से बड़ी होती रहे? क्योंकि उनका तो ये दावा है ही कि दुनिया में उनसे ज्यादा कोई ईमानदार है ही नहीं, तो महात्मा गांधी का नंबर बाद में आता है। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने जो शराब के ऊपर अपने विचार रखे, जिसकी चर्चा मैंने कल अपने वीडियो में की थी, कि महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि चोरी और वेश्यावृत्ति से भी खराब है शराब उपलब्ध कराना या शराब पीना, और ये सरकार का काम नहीं है कि कुरीतियों को बढ़ावा दे। शराब पीना उन्होंने इसको एक कुरीति माना, उन्होंने एक इसको समाज की बुराई माना। शराब की सेल बढ़ाना समाज में बुराई बढ़ाने के बराबर है महात्मा गांधी जी के हिसाब से, और शराब एक ऐसी चीज है जो समाज में चोरी और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती है। ये गांधी जी के विचार हैं, यंग इंडिया के आर्टिकल में उन्होंने लिखे, मैंने कल पूरी डिटेल में बात करी, आप लोग चाहें तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब स्वघोषित सबसे ईमानदार। दोस्तों, सवाल वहीं आता है, आपको क्या लगता है कि एक पढ़ा लिखा बेईमान नेता अच्छा है या एक अनपढ़ लेकिन ईमानदार नेता अच्छा है? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जनता को अपने विचार रखने जरूरी है ताकि नेताओं को पता लगे कि लोग किस बात को ज्यादा वेटेज देते हैं, ईमानदारी को या क्वालिफिकेशन को। समाज के हित में ज्यादा क्या है? उम्मीद है आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।